गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो अपनी मातृभाषा को प्रिजर्व कीजिए, प्रमोट कीजिए और बढ़ते हुए वैश्वीकरण में अपने जो संस्कृति है उसको बचाइए। जैसा कि वैश्वीकरण बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जो है अपनी संस्कृति का जो है ग्लोबलाइजेशन होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें हमारे कल्चरल वैल्यूज में कमी भी दिखाई पड़ रही है। तो भाषा जो है सबसे अच्छा माध्यम होता है अपनी कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एज वेल एज गेटिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपनी संस्कृति को बचा करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो सेव आवर मदर टंग लैंग्वेज एंड प्रमोट द कल्चर। तो देखते हैं, आइए जो आज जो मेन टॉपिक्स लिए जाएंगे वो कंटेंट टेबल के थ्रू उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम डेली मोटिवेशनल कोट देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस डे क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कशन देखते हैं, देन एडिटोरियल एनालिसिस, उसके बाद अदर मेजर इश्यूज ऑफ द हिंदू, उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कल के लिए दिया जाएगा, प्रीलिमिनरी फोकस्ड क्वेश्चंस, यूपीएससी मेंस फोकस्ड क्वेश्चंस और लास्ट में द हिंदू वर्ड मीनिंग्स। तो आइए देखते हैं आज का डेली मोटिवेशनल कोट। तो जो आज का कोट है वो ये है कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो हम संघर्ष आज कर रहे हैं वो संघर्ष एक्चुअली विभिन्न फैक्टर्स के कारण हो सकता है। किसी संघर्ष में सबसे पहले ये बात उठती है कि वो किस वजह से है। संघर्ष हो सकता है कोई व्यक्ति सही संसाधनों के अभाव में अपने जो लक्ष्य को है प्राप्त करने के लिए तत्पर हो सकता है कि उसकी कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि वो अपने देश को अन्य जो कॉलोनियलिज्म है उससे स्वतंत्र कराने के लिए हो सकता है। जैसा कि हमने जो ये फोटो लिया हुआ है, ये फोटो हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की है, जो ये दांडी मार्च को शो कर रही है। तो उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद इंडिया में जो संघर्ष किया, उससे जो लर्निंग्स आई, जो राष्ट्रीयता आई और जो संवैधानिक बैकअप जो तैयार हुआ, जो 1950 के बाद जो है देश को सही तरीके से या सही रास्ते में चलाने के लिए जो है काफी योगदान साबित हुआ। और सैल्यूट टू आवर नेशनल फ्लैग, तो इसको देख करके हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस डे क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस। तो जैसा कि हम डेली मैप बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं, तो जो कल का मैप बेस्ड क्वेश्चंस था वो ये था कि टर्म्स डोनबास, डोनतस्क एंड लुहांस आर एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री। तो इसका आंसर था यूक्रेन। एक्चुअली यहाँ पर जो यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मेनली डोनबास रीजन में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि जो ये डोनबास रीजन है ये रसिया से लगा हुआ है और इसके नीचे जो साउथ में वो डोनतस्क है और नॉर्थ में लुहांस्क। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिमिनरी में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था प्रीलिमिनरी बेस्ड कि मिन्स्क प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। जो मिन्स्क प्रोटोकॉल है वो मेनली किससे रिलेटेड है? तो मिन्स्क प्रोटोकॉल जो ट्राइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलेटेड है एंडिंग वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। जो यूक्रेन और रसिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मिन्स्क प्रोटोकॉल जो कि 2014 में साइन की गई और उसके 12 प्रोटोकॉल थे। इमीडिएट सीज फायर, इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इस प्रकार से इसके जो 12 प्रोटोकॉल थे
वो एंडिंग द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु फर्स्ट डिसाइफर्ड अशोकाज एडिक्ट्स, तो इसमें था जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर अशोकाज एडिक्ट्स इन इंस्क्रिप्शन इन 1837। अब जो हमने, आइए देखते हैं मेंस फोकस्ड क्वेश्चन, कि जो मेन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिए थे। जो पहला क्वेश्चन ये था कि अटॉर्नी जनरल इज लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन की, यहाँ से उसकी अथॉरिटी जो है ड्राइव होती है। मेन पार्ट में लिख सकते हैं एज लीगल एडवाइजर। एज ए लीगल, इसके दो पार्ट हैं, एज ए लीगल एडवाइजर और एज ए लॉयर। तो एज ए लीगल एडवाइजर टू गिव लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी लीगल मैटर उसको रेफर किया जाता है तो उस पर जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, अपनी एडवाइस देंगे। एज लॉयर के तौर पे वो कैसे काम करते हैं, टू अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं और उस केस की जो है वकालत करते हैं। अंडर आर्टिकल 143 रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की रेफरेंस पर जो है अंडर आर्टिकल 143 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। टू अपीयर इन हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। किसी भी हाई कोर्ट में केस इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है, तो उससे रिलेटेड जो है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये था कि हाउ मिन्स्क एग्रीमेंट कैन रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। तो इसमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट साइंड इन 2014 बाय 3 पार्टीज इंक्लूडिंग यूक्रेन, रसिया एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। मेन पर्पस टू एंड वार इन डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। तो जो 2014 में जो ये ट्रीटी से साइन की गई मिन्स्क एग्रीमेंट, वो एंडिंग द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया मेनली इन डोनबास रीजन। तो मेन पार्ट इसमें लिख सकते हैं कि इमीडिएट बाईलैटरल सीज फायर। इसके जो 12 मेजर प्रोटोकॉल्स थे वो इम्पोर्टेंट है। यदि उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पे जो टेंशंस हैं उसको डिफ्यूज किया जा सकता है। तो इसके आइए देखते हैं मेन प्रोटोकॉल्स क्या थे। इमीडिएट बाईलैटरल सीज फायर, किसी भी प्रकार की फायरिंग को सीज करना। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ सीज फायर बाय द OSCE। OSCE के द्वारा जो है इसको सीज फायर को मॉनिटरिंग करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे देखते हैं OSCE क्या है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, परमानेंट मॉनिटरिंग ऑफ यूक्रेनियन रशियन बॉर्डर, इमीडिएट रिलीज ऑफ हॉस्टेज एंड इलीगली डिटेन्ड पर्सन्स। नेक्स्ट इज अ लॉ preventing the prosecution and punishment of people। प्रिवेंटिंग द प्रोसिक्यूशन, जो इलीगल तरीके से जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। टू कंटिन्यू द इंक्लूसिव नेशनल डायलॉग, दो कंट्री के बीच यूक्रेन और रशिया के डायलॉग को कंटिन्यू करना। इम्प्रूव द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन डोनबास, इंश्योर अर्ली लोकल इलेक्शन, विड्रॉ इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, adopt a program of economic recovery and reconstruction for Donbas region, provide personal security for participants in consultations। जो कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। जो नेक्स्ट हमने टॉपिक है वो है एडिटोरियल एनालिसिस। तो एडिटोरियल एनालिसिस में जो टॉपिक आए हुए वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि द बजट स्पेल्स ग्रीन शूट्स फॉर एग्री सब सेक्टर्स, जैसा कि डे बाय डे जो है एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। उसकी जो वजह है वो इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज द अर्बनाइजेशन। तो जो लैंड होल्डिंग कम हो रही है तो उसको एज अ एलाइड सेक्टर्स जो है उस चीज की भरपाई कर सकता है।
अब इसमें जो मेन एलाइड सेक्टर्स बताए गए हैं वो है मेनली एनिमल रीयरिंग एंड फिशरीज अब जैसा कि एग्रीकल्चर जो है वेदर कंडीशन से जो है काफ़ी वनरेबल है, रिक्वायर लार्ज स्केल इरिगेशन, जैसा कि वाटर टेबल लगातार डाउन हो रहा है, तो इससे एग्रीकल्चर की जो इनकम है, जो फार्मर्स की इनकम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो एलाइड सेक्टर्स है, स्पेशली एनिमल रीयरिंग, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा दे करके एग्रीकल्चर इनकम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इससे जो मेन पॉइंट लिए गए हैं आइए उनको देखते हैं। तो जो एडिटोरियल एनालिसिस है इसमें है मेनली बजटरी एलोकेशन फॉर एग्री सब सेक्टर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो पहले तो ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर को वी कैन समराइज दैट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रीयरिंग ऑफ एनिमल्स। जो क्रॉप्स का जो है कल्टीवेशन करना, जिसे फसल की खेती कहते हैं, और रीयरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन भी साथ में करना, तो दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है एग्रीकल्चर से डिफरेंट है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, एक साथ दो क्रॉप्स को जो है उगाया जाता है, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ मस्टर्ड एंड व्हीट, जिसको सरसों और गेहूं का एक साथ उगाया जाता है। सब सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो लिव स्टॉक एंड फिशरीज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8% और मोर इन लास्ट 5 ईयर। अब ये एवरेज जो एनुअल ग्रोथ रेट है 8% पर एनम की दर से जो है बढ़ रहा है। लिव स्टॉक एंड फिशरीज रफली कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 33% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर। अब जो लिव स्टॉक और फिशरीज है ये 33% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर को जो कंट्रीब्यूशन करता है। अब अपन ये जान सकते हैं कि यहाँ जो एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन डिपेंड है वो रफली मोर देन 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, पर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो 17% के आसपास है। तो जो एग्रीकल्चर का यदि 100% माना जाए तो इसमें से जो लिव स्टॉक और फिशरीज का है वो 33% है। एलोकेशन फॉर लिव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल राइटली बीन इंक्रीज फ्रॉम 886 करोड़ टू 2000 करोड़। अब यहाँ पे क्या है, बजटरी एलोकेशन में जो है लिव स्टॉक हेल्थ और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो है बजट बढ़ाया गया है। एलोकेशन फॉर नेशनल लिव स्टॉक मिशन। अब नेशनल लिव स्टॉक मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं के द्वारा जो है प्रमोशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ फिशरीज। अब इसमें मत्स्य संपदा योजना को जो है ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत जो है उसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स की इनकम में बढ़ोतरी होगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है। अब ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये मेनली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है इम्प्लीमेंट होगी, और इससे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एस्टेब्लिश होंगे। बैकवर्ड इन द सेंस की रॉ मटेरियल जो है फूड इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाएगा, वहां पे वैल्यू एडिशन करके उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो इसमें से विभिन्न स्कीमों के थ्रू इसको कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये परंपरागत कृषि विकास योजना मेनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। द एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, कोल्ड स्टोरेज, डिफरेंट मार्केट्स, रोड ट्रांसपोर्ट, तो इनको बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो तैयार किया गया है। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो है PFO जो स्कीम है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है ई मार्केट में अपनी बार्गेनिंग अच्छे तरीके से कर सकें, उनको सही तरीके से लोन दिया जा सके, वो अपने मुद्दों को या इश्यूज को सही तरीके से रेज कर सकें, तो इनके जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म किए जाएंगे।
करे यहाँ पे एक्चुअली है इनकरेज स्टार्टअप्स टू इम्प्रूव द वैल्यू चेन्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस। स्टार्टअप्स, छोटे छोटे स्टार्टअप्स तैयार करना, जैसे जैगरी प्रोडक्शन, तो इस प्रकार के छोटे छोटे स्टार्टअप से जो है वो फार्मर्स प्रोड्यूस चेंज जो है उसका विकास होगा। आइए एडिटोरियल का नेक्स्ट जो आया हुआ है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो उसके ऊपर हमारा जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जो है बात कही है अबाउट द मदर लैंग्वेज। सो टैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही है कि एज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 इट हैज मच रिलेवेंस इन रीशेपिंग इंडियन हायर एजुकेशन। अब जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वर्नाकुलर लैंग्वेज पे जो है काफी एम्फेसिस किया गया है। इवन टेक्निकल एजुकेशन आल्सो विल बी प्रोवाइडेड इन मदर टंग। तो मदर टंग का एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है? मदर टंग जो व्यक्ति सीखता है वो अपने परिवार से, अपनी माता से सीखता है, तो उसमें क्या है वो अपने जो है संस्कृति को अच्छे से समझ सकता है, अपने जो विचारों को है सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरे के विचारों को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। अब जो भाषा होती है वो कम्युनिकेशन का बेस्ट जो है मीडियम होती है, तो एनालाइजिंग द डिफरेंट थॉट्स वो मदर टंग में ही डेवलप होता है। तो जो मदर टंग होती है वो रियल आई की तरह होती है, जिसे ओरिजिनल आंख कहते हैं मदर टंग। एक्चुअली दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द आवर वाइस प्रेसिडेंट कि जो मदर टंग है वो आंख है, और जो अदर लैंग्वेज है जैसा कि थ्रू विद द हेल्प ऑफ मदर टंग के द्वारा जो सीखी जाती है अदर लैंग्वेज, दैट इज लाइक अ स्पेक्टर, जो चश्मे की तरह होती है। तो यदि हम अपनी मदर टंग को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो हम अदर लैंग्वेज को उतने ही अच्छे तरीके से जो है समझने में कामयाब होंगे। तो इस प्रकार से मदर टंग का जो है इम्प्रूव बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि हाउ टेक्नोलॉजी है वो कैसे मल्टीलिंगुअल लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती है। अब मल्टीलिंगुअल मीन्स कि सेम टाइम लर्निंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या है, थ्रू ट्रांसलेशन वी कैन लिसन ऑडियो एंड सेम टाइम कैन सी आल्सो वीडियो। तो लर्निंग के थ्रू ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेज को इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में उन्होंने एक स्कीम भी चलाई थी कि जो है कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज इन देयर मदर टंग इन द राज्यसभा। तो इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट, जैसा कि यस्टरडे पोलिंग कंक्लूडेड हुई यूपी और पंजाब में, तो अभी यूपी में फर्दर फेजेस हैं और पंजाब में जो है कंक्लूडेड हुई। तो 65% पोलिंग इन पंजाब एंड 60% इन यूपी थर्ड फेज। तो इन कंपैरिजन टू पंजाब टर्न आउट डाउन बाई अराउंड 12% फ्रॉम 2017 फिगर। तो 12% की जो है कमी आई है पोलिंग में। तो इस प्रकार से जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर आवर डेमोक्रेसी। एज मच पीपल विल पार्टिसिपेट सो दे विल बी अवेयर एंड डायरेक्टली दे कैन elect their candidates who can take their particular issues to the parliament as well as in the state legislative assembly for whatever elections are going on। यदि सांसद के लिए चुनाव हो रहा है तो पार्लियामेंट में अच्छे से उसको अपने जो लोकल इशू हैं उनको रख सकते हैं। यदि स्टेट असेंबली के इलेक्शन है तो वो विधानसभा में अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो इसलिए पीपल्स का पार्टिसिपेशन जो डेमोक्रेसी में है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुतिन मैक्रोन एग्री टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्ट यूक्रेन। अब यहाँ पे जो फ्रेंच रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेट टू मीट French President Emmanuel Macron and Russian leader Vladimir Putin on Sunday agreed to work for ceasefire in eastern Ukraine, Mr. Macron's official said. In a phone conversation lasting 105 minutes, they also agreed on the need to favor a diplomatic solution। जैसा कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन का पिछले दिनों जो है इंडिया ने भी सजेस्ट किया था कि इसको जो है पीसफुल और एमिकेबल तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए।
उसमें से बात की गई थी मिन्स्क एग्रीमेंट की कि उसके जो 12 प्रोटोकॉल हों उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। टू द क्राइसिस एंड टू एवरीथिंग टू अचीव वन, द LIC said, adding that French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian and his Russian counterpart Sergei Lavrov would meet in the coming days। तो उन्होंने बात की है कि इसको जो है सही तरीके से और पीसफुल तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इज अलाउ रिमूवल ऑफ गवर्नर्स केरला गवर्नमेंट। एक्चुअली जो थोड़ा सा इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया जो देखने को मिला है बिटवीन द केरला गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट सेक्रेटरी कोदियेरी बालकृष्णन ऑन संडे क्वेश्चन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। तो जो गवर्नर्स ऑफिस है उसको उन्होंने रिमूवल करने की बात कही है। तो इससे गवर्नर्स के मेनली जो इशू हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही कैन होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो इससे मेजर इश्यूज क्या है कि जो गवर्नर्स के जो इशू हैं, ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल टू द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। सेकेंड है ही कॉल्स द पार्टी टू फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द इलेक्शन। तो समटाइम्स क्या होते हैं ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो यहाँ पे जो है गवर्नर्स जो है कभी कभी बियास्ड तरीके से जो है अपना डिसीजंस लेते हैं, तो इससे जो है टसल क्रिएट होता है। तो मेन इश्यूज जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा में देखा गया कि इवन पार्टी नॉट बीइंग इन मेजॉरिटी, सो गवर्नर कॉल्ड देम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से इशू देखने को मिलते हैं। गवर्नर समटाइम्स देखा गया कि ड्यू टू सेंट्रल प्रेशर गवर्नमेंट रिजर्व द बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से गवर्नर और स्टेट के गवर्नर जो है स्टेट के में जो है इंटरफेरेंस करते हैं। तो इनको तो इससे क्या है स्टेट की जो और रीजनल पार्टीज की जो अथॉरिटीज है उसमें जो है रिडक्शन आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रसिया बेलारस एक्सटेंड मिलिट्री ड्रिल्स। तो यहाँ पे रसिया बेलारस एक्सटेंड मिलिट्री ड्रिल्स। नाटो सेज रसिया हैज स्टेट्स 30,000 troops in Belarus and could use them to invade Ukraine. Russia will extend military drills in Belarus that were due to end on Sunday. The Belarus defense minister announced in a statement. U.S. Secretary of State Antony Blinken made him more worried about the imminent Russian invasion of Ukraine. तो जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया कि इस प्रकार से मिलिट्री ड्रिल जो है चल रही है। इसमें हम जैसा कि हम देख सकते हैं मैप के थ्रू, तो जो बेलारस की जो लोकेशन है शेयरिंग द बॉर्डर्स विद रसिया एज वेल एज यूक्रेन। तो यहाँ पे जैसा कि रसिया जो यूक्रेन का इशू है उसमें जो मेन कॉजेस थे कि नाटो फॉर्मेशन एंड यूक्रेन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द वेस्ट, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो रसिया को जो थ्रेट अराइज हुआ था बिकॉज नाटो मिलिट्री बेस विल इंक्रीज इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द रसिया। तो इससे जो रसिया का थ्रेट हुआ था तो उसने मिलिट्री ड्रिल करना शुरू किया। अब नाउ बेलारस फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ यूक्रेन एंड रसिया बोथ आर डूइंग मिलिट्री ड्रिल्स। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन जो हम डेली क्वेश्चन देते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन है विद हाउ मैनी कंट्रीज अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री। तो अपन को ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश अब कितने देशों के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। प्रीलिमिनरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो ये है इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 in order to comply with the obligations to। तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इंडिकेशन जो 1990 का एक्ट जो पास किया गया वो किसके ऑब्लिगेशन को इम्प्लाई करने के लिए किया गया।
तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। हु ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए देखते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट है असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम्स विद एग्जांपल। एग्जांपल देते हुए आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ पर इफेक्ट बताना है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, हाउ इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। जो एडिटोरियल में यस्टरडे आया हुआ था उसके बेस पर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं द हिंदू की जो वर्ड मीनिंग्स जो डेली हम लेते हैं। तो डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चोजन टू स्पीक और टेक डिसीजंस फॉर अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसका यूज कर सकते हैं इंडियन डेलीगेशन वाज सेंट टू यूएस फॉर कंक्लूडिंग द ट्रीटी। नेक्स्ट इज रिकमेंड, रिकमेंड टू से दैट somebody something is good and that somebody should try to use him or her। तो यूपीएससी रिकमेंडेड द नेम ऑफ कैंडिडेट्स फॉर देयर अपॉइंटमेंट फॉर द आईएएस ऑफिसर्स। मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग्स टू डू समथिंग। तो यहाँ पे लार्ज मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल वाज डन फॉर एरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी। नेक्स्ट इज प्रोसेजन, प्रोसेजन को डायरेक्टली बारात कह सकते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, व्हीकल्स ईटीसी दैट मूव स्लोली इन अ लाइन स्पेशली एज पार्ट ऑफ सेरेमनी। लोगों, वाहनों आदि का पंक्ति बनाकर मंद गति से चलने की गतिविधि, विशेषतः किसी समारोह के प्रसंग में जुलूस या शोभा यात्रा। तो यहाँ पे प्रोसेजन जैसा कि इन राजस्थान में सो दलित ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम सेलिब्रेटेड their marriage and procession was held. Next is notorious, well known for something bad. So we can say that notorious activities of that particular person is not good for society. So इस प्रकार से हमने जो है आज के द हिंदू को एनालिसिस किया। आप अपने कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई करें और अपने जो करियर है, गोल है, उस पर कंसंट्रेटेड रहें। थैंक यू सो